आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रश्न संख्या 3। कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि फेरस आयनों को ऑक्सीकृत करना है, तो इसका मतलब ये है कि फेरस को फेरिक में बदलना है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऊपर जो पावर लिखी है उसका बढ़ना, यह ऑक्सीकरण नंबर इसी को कहते हैं, तो उसका बढ़ना। तो देखिए इसमें बनाया है कि Fe+2 यानी फेरस आयन Fe+3 यानी फेरिक आयनों में निम्न प्रकार ऑक्सीकृत होते हैं। तो Fe+2 से Fe+3 बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा, तभी +2 से +3 होगा। तो इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.77 वोल्ट, और चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए OX लिखा है, यानी ऑक्सीडेशन का है। अब देखिए चूंकि फेरस आयन से इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है इसलिए फेरिक आयन बन रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो भी लेगा उसका अपचयन होगा, यानी रिडक्शन होगा। तो जिसका रिडक्शन होगा वही इन इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है। तो देखिए कह रहा है कि केवल वे ही पदार्थ Fe+2 आयनों को Fe+3 आयनों में ऑक्सीकृत कर सकते हैं जो ऑक्सीकरण की अवधि में निर्मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकें, अर्थात अथवा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से ऊपर स्थित हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकेगा वही इसको ऑक्सीकृत कर सकेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका खुद का अपचयन यानी रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी जो ऊपर वाली पावर है वो घटेगी ना, और घटने का मतलब ही अपचयन होता है यानी रिडक्शन। तो इसलिए जो भी आयरन से ऊपर होंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आयरन से ऊपर होगा तो वही इसके इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। ध्यान दीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज NCERT में दी गई है। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तालिका बनाई गई है, टेबल, उसको याद कर लीजिए। बिना उसको याद किए इस चैप्टर में काम नहीं चलना है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए और तभी ये काम और ये क्वेश्चन निकल पाएंगे। तो आयरन के ऊपर जो भी होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेंगे। देखिए जहाँ से शुरुआत होगी जिसका भी निकालना हो, जैसे आयरन की बात हो रही है तो आयरन के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और नीचे वाले निकालेंगे। इस तरह होता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी NCERT में उसको देखिए, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, नीचे वाला निकालता है, यानी ऊपर वाले का अपचयन होता है, नीचे वाले का ऑक्सीकरण होता है। तो ऊपर 3 पदार्थों के नाम ये बता रहा है, Cl2, Br2, F2। ये तीनों गैसीय अवस्था में है, यानी गैसें हैं। तो ये जो है फेरस आयन को फेरिक आयन में बदलेंगी, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन कराएंगी और खुद रिड्यूस होंगी। ये देखिए F2 भी हमें पता है, Cl2 भी पता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। जाहिर सी बात है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगी तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की पावर रखेंगी। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को रख सकती हैं। तो Cl2, Br2, F2 ये गैसें हमारा आंसर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। तो देखिए pH शब्द जो pH लिखा है, तो इस pH का मान क्या है?
अभी देखिए ये सेकेंड ईयर 12 कक्षा 12 की किताब है। कक्षा 11 में पीएच दिया होगा, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो मोटी मोटी बात हम लोग आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए जो हमारे पास विलेन होते हैं उनकी एसिड और बेस से रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है। कोई अम्ल से रिएक्शन करता है, कोई बेस से रिएक्शन करता है, तो उस हिसाब से एक वैल्यू बदलती है जिसको बोलते हैं पीएच, उसको बोलते हैं पीएच। और पीएच हकीकत में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है। तो जैसे पानी है तो पानी का पीएच जो है लगभग 7 होता है, तो 7 से ऊपर होगा तो हम लिखेंगे 10⁻⁻8, 10⁻⁹, 10⁻10, 14 तक जाता है नेगेटिव में। अगर कम होगा 7 न्यूट्रल माना जाएगा, क्योंकि 1 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक। तो कम होगा तो 10⁻⁶, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, इस प्रकार से कम लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी केमिकल पदार्थ की या किसी भी विलेन की अम्लता या क्षारता, एसिडिटी या बेसिसिटी बताने का एक मापन है जिसको हम पीएच कहते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर पीएच जो है 10 है, इसका मतलब 7 हमारा न्यूट्रल माना जाता है, तो 7 से ज़्यादा है यानी 10 है। इसका मतलब ये विलेन बेसिक है, क्षारीय है। अगर 7 से कम होता तो कहते हैं एसिडिक है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं। तो अभी फ़िलहाल में इतना ही, और जब ये चैप्टर आएगा तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए हमसे कह रहा है कि pH 10 के विलेन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमको बताना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो रिएक्शन H+ है, H+ आयन, pH का मतलब हमने बताया था H+ आयन की सांद्रता, इसलिए H+ की बात की जा रही है। तो H+ से इलेक्ट्रोड विभव के मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने पर जो विभव होगा, मोटी मोटी भाषा में। तो H+ की इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराया तो हाफ H2 बन गई। ब्रैकेट में गैस लिखना चाहिए, नहीं लिखा है। तो H2 गैस बनेगी। तो नर्स समीकरण के अनुसार, नर्स समीकरण हमने पढ़ा है, तो नर्स समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा कि EH+ हाफ H2, जो बाईं तरफ लिखा है उसको पहले लिखते हैं, दाईं तरफ वाले को बाद में लिखते हैं। ये एक तरह से हमारे पास अर्ध सेल अभिक्रिया है, यानी हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको देखते हैं। तो ये EH+ हाफ H2 = हो जाएगा E0H+ हाफ H2 माइनस 0.0591/n log। तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये नष्ट का समीकरण होता है, 1/H+ हो जाएगा log में। तो ये देखिए हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो 0 रख दिया, माइनस 0.0591/H+, इधर 0, तो अंतर कितने का, 1, तो 1 रख दिया, log 1/H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 मोलर होती है अगर pH 10 हो। तो pH 10 है, तो हमने आपको बताया था कि pH अगर 10 है तो H+ = 10⁻⁻pH, ये फार्मूला होता है। तो चूंकि pH 10 है तो H+ 10⁻⁻, pH की वैल्यू रखेंगे तो ये 10⁻10 मोलर इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 10⁻10 रखा है। pH =
H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻PH, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। जब 11 पढ़ेंगे 11 वाली किताब तो उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी इसी को देखिए सॉल्व किया है, ये वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, तो इसको सॉल्व किया तो 0 - 0.0591 अपान n की जगह 1 है, इंटू 10 log 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -10 है। ये देखिए ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, और 10 पहले आएगा तो 10 log 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है 0 - 0.0591 अपान 1 इंटू 10 log 10, तो ये आ गया -0.591 इंटू 10 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये दशमलव, 0 के एक इधर आ जाएगा, तो -0.591 वोल्ट। तो ये EH प्लस 1/2 H2 हो गया -0.591 वोल्ट, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना हो गया, -0.591 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब देखें 5वां क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका समझदारी बढ़ने लगेगी। तो एक सेल के EMF का परिकलन कीजिए, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल का परिकलन करना है, जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो क्या अभिक्रिया होती है, दिया गया है। E0 सेल, मतलब सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 1.05 वोल्ट। रिएक्शन हो रही है, Ni ठोस है, इसकी 2Ag प्लस से रिएक्शन हो रही है, और इसकी सांद्रता कितनी है, 0.002 मोलर। इससे Na+2 बन रहा है, जिसकी सांद्रता 0.160 मोलर है, प्लस 2Ag सॉलिड बन रहा है। तो दी गई अभिक्रिया में अगर नष्ट का समीकरण हम लोग लगाएंगे, तो समीकरण होता है E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n log प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के आयन अपान रिएक्टेंट के आयन। अब देखिए यहाँ पर जो सॉलिड है उनको नहीं लिया जाएगा, Ni सॉलिड है नहीं लेंगे, इधर Ag सॉलिड है नहीं लेंगे, तो प्रोडक्ट में Ni+2 बचा और इधर Ag प्लस बचा, तो उसको लिख लिया। Ni में +2 है और इधर Ag प्लस है, लेकिन इसका स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको पावर में लिखा जाता है, तो यहाँ हमने पावर में लिख दिया। तो ये आ गया E0 सेल, हमको क्वेश्चन में दिया है 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपान, अब देखिए यहाँ पर निकल में 0 से 2, इधर 2 से 0, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। log Ni+2 का कंसंट्रेशन 0.160 अपान Ag का 0.002, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, उसको पावर में लिख देंगे। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 1.05 माइनस 0.14। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 0.91 वोल्ट। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि EMF बताना है इस सेल का। E0 सेल दे दिया है, तो E सेल यानी EMF हाफ सेल हमारा निकल के आ गया कितना, 0.91 वोल्ट। अब 6वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक सेल है जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, 2Fe + 3 एक्वस प्लस 2I - एक्वस, इससे 2Fe + 2 एक्वस प्लस I2 सॉलिड बन रहा है। इधर देखिए दोनों जलीय विलयन है, ये आयन है, ये भी आयन है। इधर जो है I2 सॉलिड हो जा रही है, ये तो जलीय विलयन में आयन है, मतलब फेरिक फेरस में बदल रहा है। कह रहा है 298 केल्विन पर इस रिएक्शन के लिए
ई नॉट सेल हमारा 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बताना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। साम्य स्थिरांक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक एक को हम लोग करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया को दो अर्ध समीकरणों में के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दोनों में हाफ सेल रिएक्शन चलती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और एक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो इस सेल अभिक्रिया को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। 2Fe + 3Aqueous प्लस, इसमें देखिए इधर पर 6 हैं, प्लस के 6 हैं, 2 का गुणा है ना, प्लस के 6 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए इसमें, तो प्लस के कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 2Fe + 2 Aqueous, चूंकि जलीय विलयन में इसलिए Aqueous लिखा है। अब इस वाली रिएक्शन को लिखेंगे तो 2I- Aqueous लिख सकता था, नहीं लिखा है। 2I- से I2 बना। अब जाहिर सी बात है कि I2 की पावर ऊपर 0 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, क्योंकि ये 2I- है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और इसको न्यूट्रल करना है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो 2 रिएक्शन हमने लिख ली। आप देखिए कह रहा है कि चूंकि अभिक्रिया में 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अतः n बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई, जैसा हम हमेशा करते चले आए हैं। अब देखिए मानक गिब्स ऊर्जा यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फार्मूला होता है ΔRG0 = -NFE0 सेल। देखिए फार्मूला एक एक अच्छे से याद करिए। E0 सेल है, तो यहाँ पर माइनस n की वैल्यू 2 है मोल में, इंटू F की वैल्यू 96,500 NCERT में हमने पढ़ा था। E0 सेल की वैल्यू दिया है 0.236 वोल्ट। ये सब वैल्यू रख दिया तो हमारा सॉल्व करने पे आ गया -455.48 कूलाम वोल्ट। इसी को -45,54.8 जूल लिखेंगे, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी है, एनर्जी को जूल में लिखते हैं, तो कूलाम वोल्ट को जूल में भी लिखेंगे। कूलाम वोल्ट भी हमारी ऊर्जा का मात्रक है। W = QV होता है, तो यहाँ पर Q कूलाम में और V वोल्ट में लिखा जाता है। तो इसी को जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि W जो कार्य है वो भी जूल में होता है, जो ऊर्जा है उसका भी मात्रक जूल में होता है। तो यहाँ पर देखिए ΔRG0 हो गया हमारा, जूल को किलो जूल में बदलेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लग गया तो हो गया किलो जूल। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि चूंकि इस अभिक्रिया में निगेटिव साइन आया है, और जब गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होती है तो हमें पता है कि वो अभिक्रिया स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी। अब देखिए आगे हमने ΔRG निकाल लिया, ΔRG0 मानक गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमसे पूछा है कि साम्य स्थिरांक यानी Kc की वैल्यू बताना है। तो देखिए फार्मूला होता है ΔG0 = 2.303 RT log Kc होता है, या यही फार्मूला ये होता था कि ΔG0 = 2.303 RT ln Kc निगेटिव में। तो Kc एक तरफ ले आया है, ln को log में बदला है, तो 2.303 का गुणा किया है। ये फार्मूले तो सीधे सीधे हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए इसमें जो भी फार्मूले आते जा रहे हैं, जो
जिन पर आधारित क्वेश्चन है, तो इन फार्मूलों को डायरेक्ट हम लोग याद करते चलेंगे ताकि कभी दिक्कत ना हो। तो ये फार्मूला आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए, इसको याद करना है। और इसके बाद देखिए नया फार्मूला हमारा आ गया, तो इसको भी याद करना है। इसको अपना अपने हिसाब से जैसा एनसीईआरटी में लिखा है लिख लेंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log KC, या डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln KC होता है। ऐसे होते हैं फार्मूले, तो इन सबको याद करेंगे। तो देखिए log KC इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट अभी हमने निकाला -45.55 किलो जूल अपान 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ चूँकि किलो में है, जूल में है ऊपर, तो किलो जूल में लिखा है, किलो जूल पर केल्विन। टी हमारा केल्विन में 298 केल्विन है, तो केल्विन में लिख दिया। क्योंकि आर की वैल्यू हमने केल्विन में लिखा है, तो टी भी केल्विन में ही लिखेंगे। और वैसे इस फार्मूले में केल्विन में ही लिखना है। स्मॉल टी नहीं है, एक कैपिटल टी है। कैपिटल टी जब होता है तो मान केल्विन में रखा जाता है। तो ये आ गया 7.983 log KC की वैल्यू। तो KC इक्वल टू NT log 7.983, तो ये आ गया इतने का 9.616 इंटू, ये पावर में चला जाएगा 10⁻7। तो ये आ गया KC इक्वल टू 9.616 इंटू 10⁻7। तो ये KC की हमारी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। हमने पीछे पढ़ा था कि मोलरिटी कंडक्टिविटी जो होती है वो डाइल्यूशन के साथ घटती है चालकता, और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, दोनों उल्टा होते हैं। तो क्यों घटती है ये बता रहा है। तो कह रहा है विलयन की चालकता विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो जो हमारी कंडक्टिविटी यानी चालकता है, तो अगर 1 लीटर आयतन ले लिया जाए किसी विलयन का सॉल्यूशन का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आयन है उस पर डिपेंड करेगी चालकता। अब जैसी बात, नंबर ऑफ आयन कम होंगे तो चालकता कम होगी, और नंबर ऑफ आयन कम होंगे इसका मतलब कि विलयन गाढ़ा नहीं ढीला होगा, और ढीला को ही तनु कहते हैं, तो डाइल्यूट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि विलयन को तनु करने पर आयनों की संख्या घटती है, जिसके कारण विलयन की चालकता घट जाती है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करती है चालकता। इसलिए किसी विलयन को तनु या डाइल्यूट करने पर चूंकि प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटेगी, इसलिए चालकता भी घटती है। और मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी इसका उल्टा होती है, ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कह रहा है कि जल की लैम्डा 0m ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो देखिए लैम्डा 0m का मतलब मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए अनंत तन्यता पर जल की मोलर चालकता को सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह कोलरॉस नियम के अनुसार होता है। तो देखिए पानी की अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो सीधी सीधी बात बता रहा है कि हमको एक काम करना है कि जितने भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल और दुर्बल, हमने आपको बताया था कि प्रबल का मतलब है कि वो किसी भी विलायक में डालने पर यानी सॉल्वेंट में डालने पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाए तो उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और अगर न पूरी तरह से टूटे, बहुत कम डिसोसिएट हो,
तो कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। जैसे किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और एक ही बार में हमारी पूरी बात समझ जाए तो कहेंगे बच्चा स्ट्रांग है पढ़ने में, और ना समझ पाए तो कहेंगे वीक है, यानी हमारी थोड़ी बहुत बात को समझ पा रहा है, यानी थोड़ा बहुत आयनित हो रहा है, इसलिए कहेंगे बच्चा वीक है, थोड़ी बहुत बात को समझ पा रहा है। तो थोड़ा बहुत अगर आयनों में टूटता है तो कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर पूरी तरह से आयनित हो जाता है या लगभग पूरी तरह आयनित होता है तो कहेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम क्या करेंगे कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, और ऐसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिनके तोड़ने पर अगर रिएक्शन हो तो पानी बन सके। जैसे हमने यहाँ पर देखे NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड। अब λ0mH2O लिखेंगे तो देखिए λ0m NaOH प्लस λ0m HCl, और इसमें अगर λ0m NaCl घटा दें तो Na चला जाएगा, Cl चला जाएगा, तो HOH बचेगा। तो H प्लस OH आयन क्या होता है H2O। H प्लस OH माइनस आयन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो हम कह रहा है कि हमें ऐसे आयन लेना है, ऐसे साल्ट लेना है, लवण लेना है जो स्ट्रांग हो। यहाँ साल्ट लिया है और यहाँ पर एसिड और यहाँ पे बेस लिया है, और वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी से या मोलर चालकता से हम पानी की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्ञात कर लिया, λ0mH2O इक्वल टू λ0m NaOH प्लस λ0m HCl गिव्स λ0m NaCl। तो Na हटा दें, Cl हटा दें, क्योंकि निगेटिव का मतलब निकल गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, H बचेगा, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बनाते हैं, पानी। तो पानी की मोलर चालकता निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 0.025 मोल पर लीटर मेथेनोइक अम्ल की चालकता यानी कंडक्टिविटी 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। इसकी वियोजन की मात्रा यानी डिसोसिएशन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का परिकलन कीजिए या कैलकुलेशन कीजिए। दिया गया है कि λ0 H+ के लिए कितना है, 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, एवं λ0 HCOO माइनस के लिए क्या है, 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो मिथेनोइक अम्ल की चालकता दिया है कंडक्टिविटी, और λ0 जिसको कहेंगे। और यहाँ पर देखिए मिथेनोइक एसिड को जब तोड़ेंगे हम लोग, मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए हमें सुविधा के लिए H+ की कंडक्टिविटी दे दिया है और HCOO माइनस की कंडक्टिविटी दे दिया है यानी चालकता। तो इसको देखते हैं। जैसे ऊपर हमने पानी की निकाला है फार्मूला लिख करके, वैसे यहाँ भी निकालेंगे। तो देखिए वियोजन की मात्रा यानी डिसोसिएशन कितना हो रहा है वो हमको निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी जहाँ तक निकालना है, वियोजन स्थिरांक का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। तो दोनों चीज़ें निकालना है। तो देखिए जो जो दिया है वो हम लिखे लेते हैं। तो HCOOH के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा दे दिया है हमको, (46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये चालकता है, इसी को अल्फा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वियोजन की मात्रा या चालकता अल्फा बराबर मात्रा अल्फा की गणना करना है। λm हमको दिया है चालकता λ0m, ये C गलत लिखा है, इसको 0 कर लीजिए।
तो लैम्डा 0m हमको दिया है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। HCOOH की मोलर चालकता, और हमसे पूछ रहा है वियोजन की मात्रा यानी अल्फा। तो देखिए HCOOH के लिए लैम्डा 0m HCOOH में 2 आयन होंगे, एक HCOO माइनस और एक H प्लस। तो इसकी देखिए चालकता के फार्मूला वो हम लोगों ने लिखा है। तो चालकता अगर हमें लैम्डा 0m HCOOH की निकालना है तो लैम्डा 0m HCOO माइनस आयन प्लस लैम्डा 0m H प्लस आयन, तो इन दोनों की क्वेश्चन में हमको दे दिया है HCOO माइनस की चालकता और H प्लस की चालकता। तो इसकी वैल्यू रखेंगे। HCOO माइनस की दिया है 54.6 प्लस H प्लस की दिया है 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया जोड़ने पे 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए अल्फा का फार्मूला क्या होता है। तो हमको वियोजन की मात्रा यानी अल्फा निकालना है। तो अल्फा बराबर होता है हमारा, देखिए HCOOH के वियोजन की मात्रा निकालना है हमको। तो वियोजन चालकता हमको दे दिया है HCOOH की लैम्डा 0m 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई बात ना समझ में आए तो सीधा आप कम बटे ज़्यादा किया करिए। तो कम ये है और ज़्यादा ये है तो कम बटे ज़्यादा। वैसे अगर हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा निकालने के लिए ये फार्मूला होता है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू लैम्डा 0m अपान लैम्डा 0m ऊपर नीचे लिखा है। देखिए मिथेनोइक अम्ल HCOOH होगा, CH3COOH इथेनोइक अम्ल होगा, गलती से हमने बोल दिया। मिथेनोइक अम्ल HCOOH होगा, मीथेन में एक C होता है तो मिथेनोइक अम्ल में एक ही C होगा HCOOH। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए HCOOH लिखा है मिथेनोइक अम्ल के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो अल्फा लिखा है इसको ऐसे लिखना चाहिए, अल्फा इक्वल टू लैम्डा 0m HCOOH अपान लैम्डा 0m HCOO माइनस प्लस लैम्डा 0m H प्लस, इस प्रकार से लिखना चाहिए। तो लैम्डा 0m हमको दिया है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपान लैम्डा 0m HCOO माइनस प्लस लैम्डा 0m H प्लस, ये हमारा निकल करके आया है 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो भाग दिया तो आ गया 0.1140। तो ये वियोजन की मात्रा यानी अल्फा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अभी देखिए हमने अल्फा निकाला है, अब के निकालना है, वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक गलत लिखा है, मिथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता लिखना चाहिए 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर चालकता है। यहाँ पर देखिए सही लिखा है लैम्डा 0m, मोलर चालकता है HCOOH यानी मिथेनोइक अम्ल की। तो हम लोग जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में काफ़ी गड़बड़ दिया है। जैसे ये सीमांत मोलर चालकता HCOOH इक्वल टू मोलर चालकता यानी लैम्डा 0 HCOO माइनस होना चाहिए प्लस लैम्डा 0 H प्लस होना चाहिए, यम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए हमको चालकता दिया है, मोलर चालकता नहीं दिया, चालकता दी गई है लैम्डा 0 H प्लस की और लैम्डा 0 HCOO माइनस लिखा है। तो यहाँ m क्यों लगाया, वो तो मोलर चालकता हो जाएगी। अगर यहाँ m लगा देंगे 0 के साथ तो सीमांत मोलर चालकता हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसलिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको इंग्लिश वाली में देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में हमको जो मिथेनोइक एसिड है यानी HCOOH है उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, यानी ये लैम्डा m है, लैम्डा m है। तो लैम्डा m देखिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ लैम्डा m बराबर 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए कंडक्टिविटी यानी चालकता दी गई है H+ की, तो इसे लैम्डा 0 लिखेंगे 304.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये देखिए दी गई है। इसी प्रकार HCOO- की चालकता कितनी दी गई है लैम्डा 0, HCOO- की 54.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी सीमांत मोलर चालकता HCOOH की, इसको लैम्डा 0m लिखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा 0H प्लस लैम्डा 0 HCOO-। तो लैम्डा 0H+ हमको दिया है 304.6 प्लस लैम्डा 0 HCOO- 54.6, तो ये आ गया 404.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या होता है लैम्डा m अपान लैम्डा 0m, यानी मोलर चालकता अपान लिमिटिंग मोलर चालकता यानी सीमांत मोलर चालकता, जिसकी भी निकालना हो। डिसोसिएशन निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिथेनोइक एसिड या HCOOH का, तो उसकी मोलर चालकता बटे उसकी सीमांत मोलर चालकता। तो लैम्डा m कितना है क्वेश्चन में दिया है 46.1 अपान लैम्डा 0m हमने कितना निकाला है 404.2, तो ये आ गया 0.114 अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा अल्फा आ गया। अब आगे हमसे पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी वियोजन स्थिरांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होगा K = C α² अपान 1 - अल्फा। इसको निकालेंगे कैसे, इसको दिखा दे रहे हैं। तो HCOOH ये टूटेगा तो H प्लस COO- में टूटेगा, तो इनिशियल में यानी प्रारंभ में क्या होगा, इनिशियल का मतलब प्रारंभ में, मान लीजिए ये C है, इसकी सांद्रता C है तो इसकी 0 रहेगी क्योंकि कुछ भी नहीं बनेगा प्रारंभ में जब रिएक्शन ही नहीं प्रारंभ हुई। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यानी साम्य अवस्था में क्या होगा, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो मान लें इधर X बन गया, इधर अल्फा माना है तो अल्फा मान लेते हैं, इधर भी अल्फा होगा। हमने बताया कि स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है तो बराबर ही मानेंगे जो भी मानेंगे, तो इसको अल्फा मानो तो इसको अल्फा, और इधर भी 1 है तो घटाएंगे भी बराबर, तो ये हो जाएगा C - अल्फा। पहले C था, अल्फा अल्फा बन गया तो बचा कितना, C में अल्फा को घटा देंगे तो उतना ये बचेगा। अब फार्मूला होता है K = लगा देंगे, ये C अल्फा बनेगा क्योंकि C है, तो C अल्फा × C अल्फा अपान C - अल्फा, तो ये हो जाएगा C² अल्फा² अपान C कॉमन ले लेंगे तो 1 - ये C - C अल्फा होगा, ये C अल्फा घटेगा ना, तो ये C अल्फा हो गया तो C कॉमन लिया तो 1 - अल्फा बचा, तो ये एक C से एक C कट जाएगा तो आ जाएगा C अल्फा² अपान 1 - अल्फा। कई बार पीछे भी निकाल के दिखा चुके हैं, तो क्या आ गया Ka = C अल्फा² अपान 1 - अल्फा। C हमने निकाला है, अभी ऊपर ही निकाला है, ये अल्फा। C तो हमको दिया गया है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टिविटी 0.025 मोल पर लीटर ये दी गई है। ये देखिए सांद्रता दी गई है 0.025 मोल पर लीटर,
मोलर कंडक्टिविटी ये है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू 0.025 मोल पर लीटर, अल्फा अभी हमने निकाला है 0.114, 0.114 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया अपान 1 माइनस 0.114 अल्फा, तो ये आ गया 3.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट या वियोजन स्थिरांक की वैल्यू आ गई। यही हमसे पूछ रहा है अल्फा और के ए यानी वियोजन स्थिरांक। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक धात्विक तार यानी मेटल का कोई वायर है, उसमें 0.5 एम्पियर की करंट यानी धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित होती है, यानी एम्पियर दिया है, करंट I और टाइम दिया है T। तो कह रहा है तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, नंबर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो देखिए पहले हम ये निकाल लेंगे कि उसमें आवेश कितना जा रहा है। तो हमें पता है कि प्रवाहित आवेश की मात्रा Q=IT होता है, फार्मूला है। तो I हमको दिया है 0.5 एम्पियर, हम T दिया है 2 घंटे, तो इसको सेकंड में बदल देंगे। तो 2 इंटू मिनट पहले हुआ 60, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फिर 60 का गुणा किया तो ये आ गया हमारा 3600 एम्पियर सेकंड या 3600 कूलाम इसी को कहते हैं। तो इतना आवेश 2 घंटे में उस तार से जाएगा। अब चूंकि तार में 96,500 कूलाम, इसी को 1 फैराडे कहते हैं, इतना अगर आवेश प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, आवागाड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं जब 96,500 कूलाम या 1 फैराडे आवेश प्रवाहित होता है। तो 1 मोल का मतलब है आवागाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन इतने कूलाम से जाएंगे, तो इतने कूलाम से, इसलिए तार में 3600 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3600 हो जाएगा बटे 96,500। चूंकि इसलिए से सवाल ये आ जाएगा। तो ये आ गया 2.246 इंटू 10⁻22 यानी 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 0.5 एम्पियर धारा 2 घंटे तक प्रवाहित हो किसी तार में, तो 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो आज की स्टडी यहीं तक। अब आगे अध्ययन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।